भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। भाइयों बहनों, आज की खबरों को पूरा जरूर देख करके जाना, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। अभी हम आपको सबसे पहले तो एक सरकारी आदेश दिखा रहे हैं, जो राजस्थान सरकार से ये आदेश जारी हुआ है, महिला बाल विकास विभाग से ही, और ये 6 जुलाई को अभी अभी लेटर निकला है। नए लेटर में कहा गया है समस्त कलेक्टर को, जितने भी राजस्थान के हैं सभी जिलों के, इनको बोला गया कि समेकित बाल विकास सेवा के आंगनबाड़ी जो कार्मिक हैं, इनको गैर आईसीडीएस सेवाओं में नहीं लगाने के संबंध में। तो अब देखते हैं राजस्थान सरकार में महिला बाल विकास निदेशालय से जारी यह सरकारी आदेश, जो पूरे राजस्थान के समस्त जिलों के कलेक्टरों को बोल दिया गया कि जो है आंगनबाड़ी कार्मिक जो हैं, इनको गैर आईसीडीएस यानी गैर विभागीय जो कार्य हैं उनमें ना लगाया जाए, इस तरह से बोला गया। अब देखना यह होगा बहनों को वहां पर गैर विभागीय काम कराए जाएंगे या फिर जो है यहां पर उनको काम से हटाया जाएगा, क्योंकि लेटर निकल जाते हैं और ऐसे लेटरों को, जैसे कि आपने देखा था अभी एक राज्य में, बिहार में शायद निकला था, लेकिन बावजूद उन चीजों के बहनों को काम में गैर विभागों में लगाया जा रहा है और वह काम भी बेचारी कर रही हैं, लेटर होने के बावजूद भी काम लिया जा रहा है। तो अब देखते हैं ऐसे नियमों का पालन होता है या ऐसे नियमों का जो है अनदेखी होती है। अब ये आने वाले वक्त पर हम सब छोड़ देते हैं। राजस्थान की बहनों, जैसा भी आपके वहां हो, इसके बारे में सूचित जरूर करना। दिनेश कुमार यादव जी हैं, शासन में सचिव हैं, और उन्होंने ये आदेश निकाला है। इनका यहां पर कहना है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक जो यहां पे दिया है 5/5/2019 का, याद कर लीजिएगा 2019 में उसी टाइम पर एक लेटर निकला था, और उसमें उनका कहना है मुख्य सचिव महोदय राजस्थान के पत्र जो कि 27/2/2019 को निकला था। निदेशालय के पत्रांक दिया गया है 17/12/2019 को एक दिया गया था। इनमें बाल विकास सेवाओं के आंगनबाड़ी जो कार्मिक बहनें हैं, इनको गैर आईसीडीएस सेवाओं में नहीं लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी आंगनबाड़ी कार्मिकों को गैर आईसीडीएस कार्यों में लगाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अब सोचिए, 2019 से केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही थी, यानी भारत सरकार भी बोल रही थी जो है यहां पर बाल विकास मंत्रालय से कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को अन्य जो विभाग के कार्य हैं वो नहीं लिए जाएंगे, उनमें नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी राज्यों की राज्य सरकारें और राज्यों में जिलों के आने वाले कलेक्टर महोदय, ये अपनी अपनी जो है यहां पर लेटरों के आधार पर कई बार कई चीजों में उन्होंने लगा रखा है। अब ऐसे में जो आईसीडीएस विभाग की जो मुख्य सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। बच्चों का ध्यान मैंने उतना ढंग से नहीं रख पाती, ना ही उनकी देखभाल कर पाती हैं, क्योंकि गैर विभागों के जो काम हैं वो विभागीय काम से कहीं ज्यादा जो है बहनों से कराए जा रहे हैं। अब लिखा है भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आंगनबाड़ी कार्मिक के द्वारा 6 माह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से तय पोषण जो है, साथ ही शाला पूर्व शिक्षा है और पूरक पोषाहार है, ये उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से संचालन करके सेवाएं देना अनिवार्य किया हुआ है। तो यहां पर लिखा है, अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्मिक को पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और पीएमवीवाई एवं आईसीडीएस सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि में न लगाया जाए। तो यहां पर जो है बोला गया है साफ शब्दों में, पोषण अभियान से रिलेटेड जो काम है, किशोरियों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं और पीएमएमवीवाई योजना है, आईसीडीएस की सेवाएं हैं, बस इतना ही काम बहनों से कराया जाएगा, बाकी गैर विभागों के काम बहनों से ना कराया जाए। राजस्थान सरकार ने इस तरह से जो है साफ कर दिया है। वहीं पर बात करते हैं, अगली जानकारी आपको बता दें
जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आगरा के हैं, उन्होंने 5 जुलाई को अपने यहाँ के जनपद के समस्त सीडीपीओ को आगरा में एक ये लेटर भेजा है, जिस लेटर में उन्होंने कहा है कि जो है 16 से 22 जुलाई, कब 16 से 22 जुलाई 2022 के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो भूजल सप्ताह का आयोजन कब होगा? 16 से 22 जुलाई के मध्य में होने वाला है और इस वर्ष इसका मुख्य विचार बिंदु जन जन तक जो है जल पहुंचाना है और जल का संरक्षण भी अपनाना है, जिस पर जो है यहां पर आयोजित होगा, केंद्रों पर ये कार्यक्रम होंगे। तो इस तरह से ध्यान देना। आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हम बता चुके हैं, भूजल सप्ताह के बारे में, जो 16 से 22 जुलाई के बीच में मनाया जाएगा। बाकी अभी 13 जुलाई को आपको कौन सा कार्यक्रम है? पोषण पाठशाला का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं अगली एक खबर की। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट से एक खुलासा बताया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के पारिश्रमिक में बताया जा रहा है कि बढ़ोतरी तेज। अब देखते हैं इसमें क्या आर्टिकल में छपा हुआ है। ये आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश जो है, जो ग्रुप है, उसमें भी डाला गया था, जो फेसबुक पर है। साथ ही इनका कहना है एक समान कार्य के लिए भी देश में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता है। महिलाओं को मिलने वाला जो पारिश्रमिक है वो अपेक्षाकृत कम होता है, मगर केंद्र सरकार की सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े से पता चलता है कि आने वाले समय में असमानता की यह जो खाई जो पड़ी हुई है वो जो, क्योंकि महिलाओं के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की रफ्तार पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। ऐसा इनका कहना है कि महिलाओं के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए असमानता की यह जो खाई है वो पट सकती है। तो यहां पर ध्यान देना। अब पट सकती है कि नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी मौजूदा समय में अगर आप देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो भी कार्य कर रही हैं उनको उनकी मेहनत का मेहनताना तक सरकारें नहीं देती हैं। चाहे आप रसोईया वर्कर ले लो, चाहे आप आशा वर्कर ले लो, चाहे आप आंगनबाड़ी वर्कर ले लो, चाहे आप आंगनबाड़ी मिनी ले लो, चाहे आप आंगनबाड़ी सहायिका ले लो, ऐसे ही और भी कई हैं जो कि महिलाएं हैं और उस महिला होने का गवर्नमेंट फायदा उठाती हैं, विभाग फायदा उठाते हैं, क्योंकि इतने कम पैसों में उनसे सारे काम करा लिए जाते हैं जो जरूरी भी नहीं होते हैं, जो गैर विभागीय होते हैं वो भी करा लिए जाते हैं, और वो भी आराम से नहीं, प्यार से नहीं, वो धमकी से भी कराए जाते हैं। ना होने पर सेवा समाप्ति की धमकियां मिलती हैं। अब आप समझ सकते हैं, दरअसल सतत विकास के लक्ष्यों में महिला सशक्तिकरण भी शामिल है। इसी सिलसिले में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि जून 2017-18 में महिलाओं का औसत पारिश्रमिक 182 रुपए था, जबकि पुरुषों का 233 था, जबकि 2020-21 में महिलाओं का पारिश्रमिक बढ़कर 233 हो गया और पुरुषों का 357 हो गया। इस तरह महिलाओं के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की दर 28% और पुरुषों की जो है 23% रही है। ये आंकड़े अप्रैल जून महीने के हैं और उसके बाद ऐसे ही तुलनात्मक आंकड़े अक्टूबर दिसंबर के बीच में भी जो एकत्र किए गए हैं। इस दौरान भी महिलाओं के पारिश्रमिक में वृद्धि की दर 28% है और पुरुषों की करीब 24% है। तब भी जो है रुझान पहले जैसा ही रहा है। यह सकारात्मक संकेत है जो दर्शाता है कि महिला पुरुषों को मिलने वाले पारिश्रमिक में हालांकि बड़ा अंतर है, लेकिन महिलाओं के पारिश्रमिक में वृद्धि अपेक्षाकृत थोड़ी बेहतर है, ऐसा बोल रहे हैं। अब बेहतर चीजें तब आसान लगने लग जाती हैं जब पहले से बिल्कुल जीरो हो। अब जीरो होगा, उसके बाद 1 या 2 होगा तो बेहतर ही लगेगा, कहेंगे 1-2% हो गया, पहले तो कुछ नहीं था। मान लो 2-4-10% चल रहा है, उसमें जो है 2% बढ़ा दिया, 12% हो गया, तो फिर आपको लगेगा थोड़ा और बढ़ गया, बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को मिल ही क्या रहा है? आप सोचें 200 रुपया के हिसाब से अगर जो है महीने का तो कितना हुआ? 6000 रुपया हुआ। अब 6000 में क्या आज के जमाने में खर्चे चलेंगे? परिवार के बच्चे पढ़ाएंगे या खाना खाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, या किसी बच्चे की शादी कर पाएगा कोई कर्मचारी? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या मकान बना पाएगा अपने लिए? क्या कर पाएगा? मेरे कहने का मतलब है 6000 में 6000 रुपया एक व्यक्ति का अगर बाहर पड़े तो मासिक जो है यहां पर महीने में खर्चा ही हो जाएगा, वो भी जब फिजूल का खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि 3-4.5-4 रुपया किराया, बाकी ऊपर का खाना। अब इस तरह से 6 में भी कमी पड़ जाएगी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में सोचिए, अब ये महिलाओं को लेकर के बातें तो बहुत उठती हैं, ये मिल रहा वो मिल रहा, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। 300 रुपया मजदूरी जो है इससे ज्यादा ही है। अकुशल मजदूर भी 300 रुपए से प्लस ही पाता है। अब आप सोचिए, जो कि जिसको कुछ नहीं आता, केवल मजदूरी करता है, उसको भी 300 रुपया महीना पाता है। अब वो भी मान लीजिए 9000 के अट्टे पेटे होगा। अब 300 दिन तो महीने में मान लीजिए काम मिलेगा नहीं,
तो उसी आधार पर 9 में थोड़े पैसे कम कर लीजिए। अब इस तरह से जो है यहां पर आप समझ सकते हैं क्या क्या दिक्कतें बनी हुई हैं। वहीं पर बात करते हैं कि ये हम तालिका की, जो कि ये प्रारूप नंबर 1 है और ऊपर लिखा है संभव अभियान जो होगा 2022 का भी, उसी में आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है सैम और गंभीर अल्पवजन वाले बच्चों की सूची का ये रिपोर्ट है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या क्या कॉलम इसमें बने हैं। लिखा है आरबीएस के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के अंतिम बार स्वास्थ्य परीक्षण का माह, साथ ही वर्ष भी। इस तरह से जनपद का यहां नाम, परियोजना का, ग्राम पंचायत का, आंगनबाड़ी केंद्र का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का और मोबाइल नंबर। फिर नीचे चलते हैं, लिखा है जून 2022 वजन सप्ताह अनुसार। तो यहां पर लिखा है वजन सप्ताह जो आपने मनाया होगा जून के लास्ट जो सप्ताह में, उसके अनुसार जो है वो इधर भरना है। फिर जुलाई से सितंबर के मध्य जो है वो इसमें भरना है, और सितंबर में जो है वजन सप्ताह के पश्चात जो श्रेणी आए वो यहां पर दर्शानी है। अब जो है आपका जून में जो हो चुका है उसमें कुपोषित बच्चों के नाम, पिता का नाम और लिंग लड़का है कि लड़की, और उसके बाद यानी जेंडर, और पोषण की जो है श्रेणी गंभीर अल्पवजन जो है यहां पर SUW आयु से के सापेक्ष अत्यंत जो है कम वजन, साथ ही सैम ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष वजन यहां पे देखना है। तो सैम निकालने हैं ऊंचाई लंबाई के अकॉर्डिंग, और गंभीर अल्पवजन निकालना है आयु के सापेक्ष अत्यंत कम वजन। ठीक, साथ ही 3 माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की स्थिति, चिकित्सीय जांच एवं प्रबंधन विसेंडी पर जो है प्राप्त हुआ, साथ ही सैम बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र और अन्य केंद्र पर संदर्भन किया गया, कुल साप्ताहिक गृह भ्रमण की संख्या अधिकतम 12, इस तरह से। साथ ही जो है पोषण की श्रेणी में सुधार की स्थिति, आयु के सापेक्ष वजन देखना है सामान्य, मध्यम या गंभीर, साथ ही लंबाई के सापेक्ष वजन सामान्य, मध्यम या गंभीर। इस तरह से श्रेणियों का चिन्हांकन आप सबको यहां पर करना है इस प्रारूप पर। साथ ही साथ इसे भेजा था उर्मिला बहन जो सोनभद्र से आती हैं, धन्यवाद। इनके अलावा गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि 12वीं कक्षा तक खत्म होगी विषय चयन की बाध्यता। तो जो विषय सब्जेक्ट चयन की बाध्यता होगी उसका कहना है गवर्नमेंट सरकार का कि वो खत्म हो जाएगी 12वीं कक्षा तक। तो आइए देखते हैं इस पर और थोड़ा प्रकाश डालते हैं। 6 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट किया था कि 12वीं तक खत्म होगी विषय चयन की बाध्यता। अब देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई पहले की तरह 4 साल की ही होगी, लेकिन नई शिक्षा नीति में विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसे वर्ग इनकी बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे विद्यार्थी अपनी पसंद का विषय चुनकर अपनी क्षमता का 100% योगदान दे सकता है। भविष्य की चुनौती और व्यवहारिक पहलुओं पर मंथन के बाद लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 बड़े बदलाव का वाहक बनेगी। प्रदेश में इसे चरणवार लागू किया जा रहा है। अभी कुछ प्रावधान अमल में आए हैं, अगले वर्षों में और जो है बड़े बदलाव देखेंगे। इससे शिक्षा प्रणाली में जो है आमूल चूक बदलाव तो आएंगे ही, नए भारत के निर्माण के जो है यहां पर सपने को भी साकार करने में सक्षम साबित होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई शिक्षा नीति में वहां पर शिक्षा के जो है पूरे प्रारूप में ही बदलाव किया गया है, और 10+2 यानी 10+2 को खत्म करके 5+3+3+4 ये प्रारूप आपको अपनाना होगा, और ये यहां पर अपनाया जाएगा। इसके तहत जो है पहले 5 साल में बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, जिनमें से 3 स्टार्टिंग के आंगनबाड़ी के और +2 यानी कक्षा 1 और कक्षा 2। बाकी +3 का मतलब है कक्षा आप लोगों का 3, 4 और 5। उसके बाद में फिर +3 है, 5 के बाद 6, 7, 8, फिर 4 है, 8 के बाद जो 9, 10 और फिर 11, 12। इस तरह से आपका ये जो है चलेगा। बाकी इसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ग देखो, सब मैंने आपको अच्छे तरीके से अपने शब्दों में बता दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, अपनी क्षमता व रुचि के मुताबिक विषय का चयन अब विद्यार्थी कर पाएंगे। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई से मजबूत होगी नींव, कम होगा किताबों का यहां पर बोझ, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। साथ ही साथ आज का जो वीडियो है उस